हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्वेश्चंस ऑन ग्राम इक्विवेलेंट। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट वीडियो तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं, समझ चुके हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किस तरह से निकाला जाता है, उसके बाद इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उन सारी बात को हम लोग सीख चुके हैं थियोरेटिकली और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने किया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जाएं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इक्विवेलेंट वेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टोइकोमेट्री, क्योंकि इसके बाद मैं स्टोइकोमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो वो सब चीज़ वहाँ पे लगने वाली है। तो स्टोइको में हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टोइकोमेट्री है, टाइट्रेशन भी है, उस सब चीज़ों में इक्विवेलेंट वेट का काफ़ी इस्तेमाल होता है बच्चों। और मैंने कहा था 12th में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका काफ़ी इस्तेमाल है, खास करके कंडक्टेंस जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ओवरऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप छोटी छोटी क्वेश्चंस को आप हैंडल करना सीख जाते हैं, देन आपका ये तो क्लियर हो गया ना कि आपको छोटी छोटी बात आती है, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो चुका है। और उसके बाद आपको अगर कोई हायर कॉन्सेप्ट सिखाना हो तो दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, सो दैट कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्वेश्चंस मैं इसलिए बनवाता हूँ जिससे कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो बच्चों के क्लियर हो जाएं। ओके, तो फिर शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए, लेट्स गो। तो सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, चूंकि मैं उम्मीद करता हूँ सारी वीडियोस तुम लोग देख चुके हो और तुम्हें इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, एन फैक्टर और इक्विवेलेंट वॉल्यूम में दिक्कत नहीं है, तो आई थिंक तुम अब इस न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार हो। ओके बच्चों, तो सबसे पहले एक काम करो, फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक तुम्हें 5 नंबर क्वेश्चन तक दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन तक आपको दिख रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं आगे दिखा रहा हूँ, आगे के क्वेश्चंस देख लें बच्चों। तो 6th नंबर से लेकर आपको 10th नंबर तक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। तो अगर सारी वीडियोस आप देख चुके हैं और आपको इन्फॉर्मेशन है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है, देन ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए कुछ नहीं होने वाले हैं। बस एक तरह का रिवीजन पैकेज हो गया, आप इसको बनाओ और फिर से आप तैयार रहोगे हायर कंसेप्ट के लिए। ठीक है, ये इस चैप्टर का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद मैं रिडॉक्स डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो रिडॉक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिडॉक्स के डिस्कस करने के बाद एसिड बेस डिस्कस कर दूंगा। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट स्टोइकोमेट्री। तो स्टोइकोमेट्री शुरू करने के पहले मैं मोल पढ़ा दिया तुम्हें, ग्राम इक्विवेलेंट तुम्हें निकालना सिखा दिया। उसके बाद मैं तुम्हें रिडॉक्स सिखा दूंगा, उसके बाद मैं एसिड बेस सिखा दूंगा, उसके बाद मैं स्टैको पे चलूंगा। बिकॉज स्टैको में क्या होता है ना, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होने लगते हैं, तो वहाँ पे आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपको समझ में आना चाहिए, आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट समझ में आना चाहिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में भी डिफाइन करते हैं, मोल्स के टर्म में भी डिफाइन करते हैं, तो वो सारी बातें हम लोग वहाँ पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। तो एक काम करें, पहले आप लोग इसका खुद से अटैम्प्ट लें और उसके बाद फिर से आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ओके बच्चों, तो बच्चों आई थिंक आपने अटैम्प्ट ले लिया होगा। तो जिन्होंने अटैम्प्ट ले लिया बहुत अच्छी बात है, और जिनसे नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, आपके थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स होंगे, तो आप उसके लिए वीडियो देखें, उस वीडियो को से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आफ्टर दैट ये काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, ये बनने ही हैं, आपसे बनेंगे ही बनेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ एक्सप्लेनेशंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, बेरियम फॉस्फेट, FeSO4.7H2O, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन सब के आपको क्या निकालना है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट। तो काफ़ी आसान होगा, इक्विवेलेंट वेट हैं, ये सब सारे कंपाउंड्स हैं और मैंने कंपाउंड्स का इक्विवेलेंट वेट तुम लोगों को निकालना सिखाया था, तो तुम लोगों को पता हो। मैं जनरल बात पे लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड मैं पढ़ा चुका हूँ कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड क्या होता है। दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट
मॉलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर यहाँ पे क्या है, टोटल चार्ज आइदर ऑन केटायन या फिर एनायन बाय एन फैक्टर। जिन्हें एन फैक्टर की जानकारी नहीं है तो वो जरूर एन फैक्टर समझ लें बच्चों, नहीं तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है। इक्विवेलेंट में तो दिक्कत होगा ही होगा। उसके बाद हम लोग जब स्टैको पढ़ेंगे, टाइट्रेशन पढ़ेंगे, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट एन फैक्टर। एन फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी बातें एन फैक्टर से रिलेटेड वहाँ पे हम लोग समझते हैं, सीखते हैं। तो एन फैक्टर आप लोग जरूर पढ़ लें। एन फैक्टर बार बार इस्तेमाल हो रहा है। अभी तो मैंने सिर्फ एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल के लिए एन फैक्टर सिखाया है। फिर तुम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड, बेस, उन सब के लिए भी सिखाना है। तो वो सारी चीज़ें जैसे जैसे मैंने बोला कि जैसे मैं अगर रिडॉक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं एन फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाऊंगा तुम्हें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का। एसिड बेस जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें तुम्हें एसिड्स और बेसिस के इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाऊंगा, उसके एन फैक्टर क्या होते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करें। तो आई थिंक तुम लोगों को ये बात पता होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। तो फटाफट काम शुरू करते हैं। तो पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल रहा, आपको मॉलिक्यूलर वेट आता ही होगा निकालने के लिए। तो मैं बस मॉलिक्यूलर वेट के जगह पे एम लिख रहा हूँ, मैं बस एन फैक्टर लिख रहा हूँ, जिससे कि जिसमें कि प्रॉब्लम होता है ना, जो ज़्यादा जो पूछने लायक चीज़ है इसमें, या जो बताने लायक चीज़ है इस क्वेश्चन का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम में मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, 24 + 16 कर लोगे, दैट विल बी 40। एक बना देता हूँ मैं, अब बाय एन फैक्टर कर दो, आइए एक मैं बना देता हूँ 40 अपॉन एन फैक्टर। तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होते हैं +2, तो एक के ऊपर +2 हो गया, तो टोटल चार्ज +2 एंड दिस इज 20। बच्चों 20 ग्राम नहीं लिखेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको, और इक्विवेलेंट वेट का कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। अब बी देख ले, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है आप निकाल लोगे। अब बाय एन फैक्टर, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो ये हो जाएंगे +3 हो जाएंगे। और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो भी होगा आप उसको कैलकुलेट करके लिख सकते हो, मैं इसको लिख दूँ अगर, तो 23 × 3 अब +31 फॉस्फोरस का, अब +16 × 4 अपॉन 3। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 54.66 तो आ ही जाएगा, नो डाउट। उसके बाद तीसरा है बच्चों सी, NaCl। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl देख ले बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट बाय इसका एन फैक्टर, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होते हैं तो 1, तो जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होंगे, 23 + 35.5, दैट कुड बी 58.5। ग्राम नहीं लिखेंगे बच्चों, ग्राम नहीं लिखा जाता है। डी देख लें, डी हो गया आपका BA3PO4 होल 2, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इसका अगेन मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, तो बेरियम का 2 होता है, ठीक है। मैंने बता रखा था फर्स्ट क्लास में, सब सारी चीज़ें पढ़ाया था मैंने, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। उस टॉपिक में मैंने सारे के चार्ज मैंने लिखे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी वो। छोटी सी क्लास थी लेकिन बेसिक सी क्लास थी, बहुत अच्छी सी क्लास थी वो, है ना। तो आपको अगर दिक्कत हो रहा है चार्ज जानने में ना, तो वो ज़रूर क्लास करें। उस क्लास में आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, कैसे ये फॉर्मूला बना हुआ है, कैसे मैं टोटल चार्ज काउंट कर रहा हूँ। तो बेरियम के होते हैं चार्ज 2, तो 3 बेरियम के हो जाएंगे 6। और इसका मॉलिक्यूलर वेट बेरियम का होता है 137 होता है बच्चों। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना बी का, तो लिख सकते हैं 137 × 3 + 2 का होल है, तो आप होल ब्रैकेट दें। और फास्फोरस का 31 + 16 × 4 डिवाइडेड बाय 6। इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आई थिंक आना ही है, ये जो आपका आंसर है 100.1 आ ही जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट ई देख लेते हैं। ई में था आपका हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeSO4.7H2O। तो इसमें हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, तो एन फैक्टर में यहाँ तो देखो सल्फेट का -2 होता है, यानी कि फेरस सल्फेट है। आयरन के 2 होते हैं, एक होते हैं Fe+2, एक होते हैं Fe+3। अगर ये Fe+3 होता तो फॉर्मूला Fe2SO4 होल 3 होता, लेकिन ये FeSO4 है, इसका मतलब
इसका चार्ज +2 है, ये मैंने बता रखा है आपको फर्स्ट क्लास में ही। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो वाटर भी इसमें ऐड होगा, तो इसमें 56 + 36 32 + 16 × 4 + 7 × 18 अपॉन 2। तो इससे आपका आंसर 139 आ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, अब होता है लास्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके होते हैं मॉलिक्यूलर वेट m मान लो, इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, कैल्शियम के होते हैं 2, तो यहाँ लिख दिया जाए 2, और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो बच्चों। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 40 + 17 16 + 1 17 × 2 अपॉन 2, और इससे आपके आंसर आ जाएंगे 37 आ ही जाएंगे, नो डाउट। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था और फिर से रिवाइज भी हो गया। बस रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। आखिर चैप्टर खत्म हो रहा है भाई, तो कुछ तो रिवीजन होना चाहिए ना। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 - 2 PO4 - 3 BO3 - 3, इनका निकालना है। तो ये हो गया किसका सीन हो गया बच्चों, ये हो गए रेडिकल्स। तो पहला तो कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया, अब रेडिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो रेडिकल्स के बारे में तुम लोगों को पता होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल क्या होता है बच्चों। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को। आयोनिक वेट निकाल लो पहले, और डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और रेडिकल्स के एन फैक्टर क्या होते हैं, जो इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड होते हैं। जैसे इसका मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा, जिसको मैंने पढ़ाया था इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल्स में पढ़ाया था तुम लोगों को। तो शुरू करें। पहला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 - 2, तो पहले इसका लिख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी आयनिक वेट हो जाएगा यहाँ पे, m हो गया आयनिक वेट, और डिवाइडेड बाय चार्ज हो गया, यानी कि इसका एन फैक्टर हो गया 2। मैंने कहा था सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है, साइन से कोई लेना देना नहीं है। तो अब इसको जोड़ ले बच्चों, दिस इज 32 + 16 × 4/2, एंड दैट कुड बी 48, आ ही जाएगा 48। सेकंड देख लें बच्चों, दिस इज फॉस्फेट PO4 - 3, तो m/3 हो जानी है, फॉस्फोरस 31 + 16 × 4/3, इसको सॉल्व करोगे 31.67 आ ही जाना है। सी देख लें बच्चों, अच्छा सी क्या हो गया, BO3 - 3 बोरेट, दिस कुड बी m/3। तो कितना हो जाएगा इसका, तो बोरोन का हो जाता है 11, आप ले सकते हो 11, 10.9 के आसपास होता है, आप इसको 11 ले लें। तो 11 पॉइंट, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 × 3/3, इसको सॉल्व करोगे आप 19.67 आ ही जाएगा। तो ये रहे सेकंड क्वेश्चन, जिसमें मैंने बताया कि रेडिकल्स के इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकाले गए, और ये तो मैंने डिस्कस भी किया हुआ था रेडिकल्स का इक्विवेलेंट वेट। बस एन फैक्टर के लिए मैंने यहाँ पे रिवीजन करवा दिया इस क्वेश्चंस के द्वारा। ठीक है, ये काफ़ी छोटे छोटे से क्वेश्चन है बच्चों। आखिर बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको कम से कम छोटी छोटी बातों में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर बड़ी बातों में सीख ही लेते हैं। ठीक है, तीसरी बात, इसके अच्छे क्वेश्चन तब बनेंगे बच्चों ना, जब मैं स्टैको पढ़ाऊंगा। तो स्टैको पढ़ाने के बाद इक्विवेलेंट वेट का जो यूज होता है, दैट विल बी जस्ट वन थिंग, बस एक क्वांटिटी के जैसा वहाँ बस इस्तेमाल होगा। लैंग्वेज वहाँ पे रहेंगे अलग, वहाँ पे सारा सीन अलग रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एप्लीकेशंस इसका अलग रहेगा। तो वो बस ये एक छोटा सा बस एक समझो लैंग्वेज है इक्विवेलेंट वेट निकालना। जैसे मोल एक लैंग्वेज है जो पूरी केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट एक लैंग्वेज है बच्चों, जो हर जगह इस्तेमाल होता है। तो इस छोटी छोटी बात जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, फाइंड द मिल इक्विवेलेंट ऑफ, तो मिल इक्विवेलेंट निकालना है। तो
तुम लोग को याद को मैंने सिखाया था ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए ना, तो तुम लोग को याद को मैं सिखाया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सिखाया था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना तुम लोगों को मैंने सिखाया था। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के मैंने तुमको शायद दो फॉर्मूले बताए थे वहाँ पे। तो क्या हो जाता है, एक तो था तुम्हारा वेट गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट मैंने सिखाया था, और एक हो गया था एन फैक्टर इनटू मोल भी हो जाता है। अगर वेट के टर्म में बात करें तो एन फैक्टर इनटू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ वहाँ पे डिस्कस हुई थी। तो ठीक है बच्चों, तो ये इतने फॉर्मूला से आपका काम होना है। लेकिन यहाँ से तो निकलने वाला है ग्राम इक्विवेलेंट, आपने को पूछा गया है मिली इक्विवेलेंट, तो उसके लिए छोटी सी बात, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम और मिली तो तुम लोग समझते होगे, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट। जिस तरह से 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है ना बच्चों, जस्ट लाइक दैट 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट। तुम लोग 10th में मैट्रिक रूल पढ़ते होगे, उसी समय पढ़ाया जाता है, जूनियर सेक्शंस में ही पढ़ाया जाता है। तो ये दो बातें हैं। तो अब मुझे निकालनी है क्या, इनके क्या निकालने हैं, मिली इक्विवेलेंट। तो पहला क्वेश्चन देख लें बच्चों, दैट इज 37 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूंकि यहाँ वेट दिया हुआ है, तो वेट के फॉर्म में आपका कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, आप इसके वेट के फॉर्म में आ रहा है, ये वेट के फॉर्म में ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ जाएगा। और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट है एन फैक्टर, एक तरह का ये भी तो इक्विवेलेंट वेट ही है। तो एक काम करते हैं, पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इसके लिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एन फैक्टर क्या होगा बच्चों, अभी जस्ट डिस्कस किया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2, वेट हो जाएंगे इसके कितने, वेट हो जाएंगे इसके 37 जो कि दिया हुआ है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट मैंने इसका पीछे मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, दैट वाज 40 हो गए, और 70 इंटू 2 34, 74। अब इसको आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ जाएगी देखते हैं। तो आई थिंक 37 में जा रहा है ये, दिस कुड बी 1, है ना। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। तो 37 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। लेकिन अपने को पूछा गया मिली इक्विवेलेंट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट। शॉर्टकट में इस तरह से, ये रहा अपना पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड देख लें, सेकंड कहता है 4.90 ग्राम H2SO4, 4.90 ग्राम H2SO4। देख ले बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, पहले इसका एन फैक्टर, क्योंकि ग्राम में ही दिया हुआ है ना, तो एन फैक्टर ले लो। एन फैक्टर कितना हो जाएगा H2SO4 का 2, मल्टीप्लाई वेट दिया हुआ 4.9 अपॉन, और इसका H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98 होता है, जो बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर वेट याद होगा। और देख लो यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, 98 हो जाएगा। अब ये देख लो 49 में ये चले जाएंगे, और ये 1 टाइम यानी 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा इसका। 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 100 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं सी, तीसरा कहता है 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगेन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालें, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसका एन फैक्टर सोडियम के लिए 1 इंटू वेट हो गया 10 अपॉन 40, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 40 होगा, याद रहना चाहिए, बहुत पॉपुलर कंपाउंड है। 23 हो गए सोडियम के, और ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, एंड दिस इज 1/4, बोले तो 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट। और इसको अगर मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें बच्चों, दैट कुड बी 250 मिली इक्विवेलेंट। इन दिस वे इट इज सॉल्व। तो अपना थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। बस इसमें एक बात का रिवीजन हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपके पास 3 उपाय है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर इनटू मोल, एन फैक्टर इनटू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट,
और एक छोटी सी बात, ग्राम और मिली इक्विवेलेंट का यहाँ पे इंपॉर्टेंस था। तो बस ये छोटी सी बात तुमको समझाने के लिए छोटा सा क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या है, तो अभी तक देखो बच्चों हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन बनाया वो क्या थे, कंपाउंड्स रेडिकल्स से रिलेटेड थे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा एलिमेंट से रिलेटेड है। तो एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखें कैसे हम लोग बनाते हैं, क्या कहता है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन O2, 1 ग्राम एटम ऑफ O2 दिया है बच्चों, reacts with a metal to give 64 ग्राम मेटल ऑक्साइड। कहता है इसे मेटल से रिएक्ट किया गया है और इसे बन जाता है मेटल ऑक्साइड बन गया। ये सारा सीन है। और जो गिवन अमाउंट है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है बच्चों, इसके दिए गए हैं 1 ग्राम एटम दिए हुए हैं और मेटल के बारे में दिया गया है, मेटल के बारे में नहीं दिया है, 64 ग्राम मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड के बारे में दिया गया है, दिस इज 64 ग्राम। तो कहा जा रहा है बच्चों 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन का रिएक्शन जब मेटल से कराया गया तो 64 ग्राम मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो आपको बताना है फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, यानी इस एलिमेंट का, इस मेटल का आपको क्या निकालना है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने बताया था इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए किसी भी एलिमेंट का जब हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन और विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन निकालते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन, तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन निकालेंगे। तो मैंने ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया था कि जिस एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, ध्यान सुनेंगे, जिस एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, आपको उसका ये चेक करना है कि उस एलिमेंट का कितना ग्राम इस ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कंबाइन कर जाएगा। तो इसका कितना ग्राम इसके 8 ग्राम से कंबाइन करेगा, वही इसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। सो सिंपल, सो क्लियर। अब देखो भाई, अब यहाँ पे 1 ग्राम एटम दिया है, यहाँ तो मास की, हमें तो मास चाहिए, तो इसका मास तो 64 ग्राम दे दिया गया है, लेकिन इसका मास दे दिया है ग्राम एटम के टर्म में। ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, एटम के लिए मोल होता है। तुम लोग को बताया था एलिमेंट के लिए ग्राम एटम का मतलब मोल होता है। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 ग्राम एटम O2 का मतलब है 1 मोल O, क्योंकि ग्राम एटम है बच्चों, ग्राम एटम का मतलब एलिमेंट होता है। तुम लोगों को मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, है ना, मोल कॉन्सेप्ट में जो हम लोग पढ़ाए थे, तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था इस बारे में कि ग्राम एटम जो है उसे मोल कहते हैं फॉर द एलिमेंट। अब ये 1 मोल O है, तो 1 मोल O का वजन कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 16 ग्राम। तो ये तो पता चल चुका है कि ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, लेकिन मुझे मेटल की जानकारी नहीं है कि भाई इस 16 ग्राम से मेटल कितना जुड़ रहा है। लेकिन ये तो पता चला गया ना कि 64 ग्राम ऑक्साइड बन रहे हैं। अब अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन है और 64 ग्राम मेटल ऑक्साइड बन रहा है, इसका मतलब मेटल कितना जुड़ा होगा इसमें, तो 64 माइनस 16। तो मेटल की जानकारी हम लोग यहां से निकाल लें बच्चों, इसका कितना हो जाएगा, इसका वेट 64 माइनस 16 एंड दैट कुड बी, कितना हो जाएगा 48, 48, ये 48 हो जाएगा। तो 48 ग्राम हो जाएगा। तो यहां से दिख रहा है ना कि 48 ग्राम ऑफ मेटल इज रिएक्टेड विथ 16 ग्राम ऑक्सीजन ना। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन से 48 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो 8 से कितना कर जाएगा, तो निकाल सकते हैं, सो इजी। तो हम लोग कह सकते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 48 ग्राम मेटल। सो अगर 8 पार्ट लिया जाए, 8वें हिस्से से कितना कितना रिएक्ट करेगा, दैट कुड बी 48 अपॉन 16 इंटू 8 एंड दैट कुड बी 24। तो इसका मतलब, और मैंने कहा था कि ऑक्सीजन के 8 पार्ट से किसी मेटल का
जितना पार्ट कंबाइन करता है, जितना ग्राम कंबाइन करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो 24 पार्ट ऑफ मेटल इज रिएक्टेड विथ 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 24। ठीक है बच्चों, तो ये एलिमेंट का एग्जाम्पल था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था समझने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है 1 ग्राम मोल ऑफ Cl2 reacts with a metal to give 111 gram metal chloride. What should be equivalent weight of metal? Again it is the equivalent weight of metal, means एलिमेंट वाला सीन है ये बच्चों यहाँ पे। तो कर लें काम, तो पहले लिखें क्या कह रहा है। ये Cl2 का रिएक्शन हो रहा है बच्चों, किसके साथ हो रहा है? मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो Cl2 का रिएक्शन मेटल से हो रहा है और इससे क्या बन रहा है? मेटल का क्लोराइड, मेटल के क्लोराइड बन रहे हैं। और Cl2 के बारे में गिवन दिया है बच्चों, डेटा क्या दिया गया है कि दिस इज 1 ग्राम मोल। और मेटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है बच्चों, गिव इतना मेटल क्लोराइड, तो दिस इज 111 ग्राम मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड 111 ग्राम दिया हुआ है, 111 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब कहता है मेटल का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालिए। तो मेटल का भी वेट चाहिए और Cl2 का भी वेट चाहिए। तो 1 ग्राम मोल Cl2 का मतलब 1 मोल Cl2। याद करो मैंने कहा था ग्राम मोल जो है वह कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल Cl तुम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ ग्राम मोल है। तो यहाँ लिखना होगा 1 मोल Cl2, क्योंकि कंपाउंड की बात हो रही है। ग्राम मोल इज यूज फॉर द कंपाउंड। देन दिस इज 1 मोल Cl2 इज इक्वल टू 71 ग्राम। और जिसे यहाँ पे दिक्कत हो रहा है बच्चों, वो मोल के लेक्चर्स को जाके देख लें। ठीक है, छोटी छोटी सी बात है, आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी ये चीज़ें। जब छोटी बात नहीं जानोगे केमिस्ट्री में तो बड़ी बातें तो संभव ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ छोटी बातें बड़ी बात को समझने का आधार बनाती हैं, तो इसलिए आप अच्छे से समझें। तो मेटल कितना हो जाएगा? तो 111 ग्राम मेटल क्लोराइड में 71 ग्राम तो क्लोरीन ही इन्वॉल्व है। तो मेटल का वजन हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लें। तो 111 माइनस 71 एंड दैट इज 40 ग्राम। तो अब यहाँ पता चल चुका है 40 ग्राम मेटल इज कंबाइंड विथ 71 ग्राम। आई हैव टू फाइंड आउट इन 35.5। तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में जब हम लोग किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो यह देखते हैं कि क्लोरीन के 35.5 पार्ट से मेटल का कितना पार्ट कंबाइन कर रहा है या फिर डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ तो कंबाइन की बात हो रही है तो कंबाइन करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 71 ग्राम Cl2 combines with 40 ग्राम मेटल, सो दैट 30 क्लोरीन के लिए 35.5 होता है बच्चों। तो 35.5 पार्ट से कितना हो जाएगा? तो 40/71 इंटू 35.5। तो दिस इज 2, दिस इज 20। तो यहां पता चल चुका है 20 पार्ट ऑफ मेटल इज गोइंग टू रिएक्ट विथ 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन, सो दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 20। ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों? कहता है 1.12 लीटर Cl2 गैस एट STP रिएक्ट्स विथ 0.45 ग्राम ऑफ मेटल। ठीक है, तो देख लें। तो Cl2 का रिएक्शन यहां फिर से हो रहा है और किससे रिएक्ट कर रहा है? मेटल से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और इससे मेटल क्लोराइड ही बनेगा। देखते हैं, मेटल क्लोराइड बनेगा। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है दिस इज 1.12 लीटर। इसके बारे में जो डेटा है बच्चों Cl2 के बारे में वो क्या है? दिस इज 1.12 लीटर। वो भी कब है? STP पे है। और मेटल का 0.45 ग्राम दिया हुआ है बच्चों। अब चूंकि इसका वेट दिया हुआ है और इसकी वॉल्यूम दी गई है तो इसका वेट हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग पढ़े थे मोल के लेक्चर में पढ़े थे वॉल्यूम कैलकुलेशन, तो वहाँ पे डिस्कस किया था मैंने इन सब चीज़ों को। तो इसका पहले मोल निकाल लें। तो मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? STP पे 1.12 को डिवाइड कर दो
22.4 इतना हो गया मोल, है ना। तो अगर आप डिवाइड कर देते हैं किसी, अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में, तो आप उसको 22.4 से डिवाइड कर दें एसटीपी के लिए, तो उससे मोल निकल जाता है। मैंने पढ़ाया हुआ है इसको वॉल्यूम कैलकुलेशन में, ठीक है। और अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो दिस कुड बी 0.05 मोल। अब ये 0.05 मोल है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, कितना ग्राम हो जाएगा, तो 0.05 इंटू 71 मोल, 71 ग्राम, ठीक है। एंड दैट इज 5 35 3.55 ग्राम। तो यहाँ पता चल चुका है 3.55 ग्राम ऑफ Cl2 इज रिएक्टेड विथ 0.45 ग्राम। अब यहाँ से काम करें आगे, तो देख लें, तो लिखते हैं चूंकि 3.55 ग्राम Cl2 reacts with 0.45 gram metal, so that क्लोरीन के लिए 35.5 पार्ट से कितना हो जाएगा, तो 0.45 अपॉन 3.55 इंटू 35.5, तो ये हो जाने हैं 10 टाइम्स में चले जाएंगे ये, और उसके बाद 4.5 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से पता चल चुका है 4.5 पार्ट ऑफ मेटल इज रिएक्टेड विथ 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन, और इसका मतलब हो जाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 4.5। ठीक है बच्चों, दिस इज आवर 6th क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 0.32 gram of a metal reacts with H2SO4 to give 112 cc हाइड्रोजन गैस एट STP। क्या कहा जा रहा है, 0.32 ग्राम मेटल है, तो पहले मेटल के बारे में लिखें, और उसका रिएक्शन हो रहा है H2SO4 से। तो जनरली मेटल को अगर हम लोग H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो H2 गैस निकलता है। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं होता है। इसकी जानकारी हमको मिलेगी जब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, उसके आधार पे यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा मेटल H2 गैस रिलीज करेगा और कौन सा मेटल H2 गैस रिलीज नहीं करेगा। तो तत्काल के लिए इन जनरल मेटल को अगर H2SO4 से रिएक्ट करा दिया जाए तो कौन सा गैस निकल रहा है बच्चों, H2 गैस निकल रहा है, ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है। और क्या कह रहा है, इसके कितने वेट लिए गए हैं, दैट इज 0.32 ग्राम, और इससे जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है दिस इज 112 cc। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का केस आया है। पहले हम लोग जहाँ भी पहले जो भी क्वेश्चन कर रहे थे 4, 5, 6 जो भी क्वेश्चन किया, वहाँ पे मेटल का कॉम्बिनेशन हो रहा था। यहाँ पे मेटल्स के कारण क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट डिस्प्लेसमेंट के लिए और कॉम्बिनेशन के लिए, दोनों के लिए डिफाइन होता है। तो पहले इसका वेट निकाल लें, दैट विल बी 112 cc है, तो 22,400 इतना मोल हो जाएगा बच्चों, है ना। और दिस कुड बी 0.005 मोल, और इसका वजन कितना होता है, 1 इंटू 2 ग्राम, तो 2.2 इंटू 5 तो 0.01 ग्राम हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पता चल चुका है 0.01 ग्राम हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम H2SO4 ड्यू टू 0.32 ग्राम मेटल। तो यहाँ से निकल चुका है, तो लिख सकते हैं 0.01 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस। अब इसको तुम H2 लिखो या H लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वजन जब हम लोग लिखते हैं, वेट लिखते हैं, तो कोई भी फॉर्म लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 0.0 ग्राम H2 गिव्स क्या हो जाएगा, कितना दे रहा है, कितना मेटल, ये जो गैस है कितने मेटल से डिस्प्लेस किया, ड्यू टू 0.32 ग्राम मेटल। तो अपने को 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन से कितना डिस्प्लेस कर जाएगा बच्चों, दैट could be 0.32 अपॉन 0.01, एंड इसको आप सॉल्व कर लें, तो दिस इज 32 इज योर आंसर। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, 32 पार्ट ऑफ द मेटल इज यूज टू रिमूव 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल। तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 32।
दिस इज आवर 7th क्वेश्चन बच्चों, ये 7वां क्वेश्चन था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने 8वें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन देखें बच्चों। आठवां क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड इट्स वॉल्यूम एट एसटीपी। किसके बारे में दिया गया है? सबसे पहले जो दी गई है वो है वन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो तुम लोग को याद को मैंने पढ़ाया था इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बारे में। इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है? तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है? वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस के लिए, वही उसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम कहलाता है। तो अपने को दिया गया है H2, आपको वन इक्विवेलेंट दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं, और वन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2 का मतलब कितना लीटर वॉल्यूम होगा इसका, वो बताना है। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि वन इक्विवेलेंट, जैसा कि मैंने पढ़ाया भी था इक्विवेलेंट वॉल्यूम पढ़ाते समय, वन इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना मोल होता है बच्चों? 1/n फैक्टर। इतना मोल होता है, पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को। 1/n फैक्टर होता है। और एसटीपी पे हम लोगों को चूंकि यहाँ पे निकालना है, तो एसटीपी पे इसका मोल क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो 22.4/n फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके थे, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट वॉल्यूम। आई थिंक लास्ट क्लास इक्विवेलेंट वॉल्यूम का ही था। तो अब चूंकि इतनी बातें हैं, अब मुझे निकालना क्या है? सबसे पहले एटम्स की संख्या निकालनी है और वॉल्यूम निकालनी है। एक एक करके फटाफट निकालते चलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2 में बताना है आपको। तो वन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2 का मतलब कितना मोल हो जाएगा बच्चों? 1/nf मोल H2 आपके पास है। इसका मतलब 1/nf मोल H2 है। इसका मतलब n फैक्टर आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था H2 के लिए n फैक्टर 2 होता है। कैसे होता है वो भी सिखाया था बच्चों। तो 1/2 मोल हो गए आपको H2, ठीक है। और आपको तो एटम निकालना है। तो हम लोगों को पता है ये बात कि वन मोल H2 में कितने एटम होते हैं? तो 2Na एटम्स होते हैं। यहाँ ये भी मैंने पढ़ा रखा है। कब? मोल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है ये सारी चीज़ों को। वन मोल H2 हैविंग 2Na एटम। Na बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। तो 1 मोल H2 में अपने को इतने एटम मिल जाने हैं। तो 1/2 मोल में कितने मिल जाएंगे? दैट कुड बी Na एटम ऑफ H। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अभी तो दूसरा बाकी है लीटर निकालने का। तो लीटर निकालने तो वन इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना लीटर के बराबर हो जाएगा? तो 22.4/n फैक्टर के बराबर होगा। और इसको सॉल्व करें अगर हम लोग, तो 22.4/n फैक्टर कितना है बच्चों? n फैक्टर इसका है 2, तो दैट इज इक्वल टू 11.2 लीटर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, दैट इज वन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2। तो दूसरा देख लें। दूसरा दिया है क्या? टू इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2। तो टू इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2। तो इसके कितने हो जाएंगे? कितना मोल हो जाएगा बच्चों ये? दैट कुड बी 2/nf मोल। इतना O2 है और इतने O2 का कितना मोल हो जाएगा? तो n फैक्टर O2 के लिए मैंने 4 बताया था। तो दैट कुड बी 2/4 मोल O2। बोले तो 1/2 मोल O2। और 1/2 मोल O2 का मतलब कितना एटम हो जाएगा? तो मुझे पता है, देखो ध्यान से। 1 मोल अगर O2 है तो इसके अंदर एटम्स कितने होंगे? तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हैं और एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो 2Na एटम। इसमें भी 2Na एटम हो जाएगा बच्चों। तो इसके भी आंसर हो जाएंगे 2Na इंटू 1/2, दैट इज 2, सॉरी दैट इज Na एटम। इसका Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रहा पहला। अब हमको पता है इसका वॉल्यूम निकालना है बच्चों अपने को। दैट कुड बी 2/nf था, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22.4/nf, इतना लीटर। इसको सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा?
तो 2 इंटू 22.4 बाय एन एफ हो गया 4, दैट कुड बी 1/2, दैट कुड बी 11.2। तो इसका आंसर निकल गया 11.2, सेम एज फर्स्ट। अब देख लें सी किसके लिए है, 1.5 इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ N2। तो 1.5 इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ N2, तो ये कितना हो जाएगा। तो पहले इसके बारे में बात कर लें, इसमें एटम्स के बारे में, इसके मोल कितने हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ इसमें कितने मोल, 1.5 बाय NF मोल हो जाएगा। तो इसमें कितने, इसका एन फैक्टर कितना होता है, नाइट्रोजन का एन फैक्टर 6, N2 का एन फैक्टर मैंने 6 समझाया था, तो 1.5 बाय 6 मोल। इसका मतलब कितने हो जाएंगे, 1/4 मोल। और एक मोल N2 है, तो एक मोल N2 में 2 Na एटम्स होंगे। सब पढ़ाया हुआ है मैंने मोल कॉन्सेप्ट बच्चों, जहाँ पे मैंने सिखाया है नंबर्स के टर्म में बात, नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालना सिखाया है, तो वहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, तो 2 Na हो जाएंगे, तो दैट इज 2 Na/4, दैट इज 0.5 Na। ये हो गया पहला 0.5 Na एटम ऑफ नाइट्रोजन। अब हमको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करें, 1.5 इंटू 22.4 अपॉन एन फैक्टर, और इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के बाद 1.5 इंटू 22.4 अपॉन एन फैक्टर 6 है ना। तो कितना आ जाएगा, तो 4, 5.6। तो ये रहे नाइट्रोजन के लिए। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। जनरली लोग इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बारे में जानते नहीं हैं, और जो मेन प्रॉब्लम है मैंने बताया था एन फैक्टर का है। एन फैक्टर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और N2 का संभल कर लेना है ना बच्चों। तो ये रहा अपना 8वां क्वेश्चन। फिर चलते अपने आज के 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। 9th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, तो कहा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है अपने को। पहले फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, आई थिंक हम लोगों ने सेकंड नंबर क्वेश्चन नहीं, थर्ड नंबर क्वेश्चन में डिस्कस किया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को। तो आज के थर्ड नंबर क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसलिए डायरेक्ट मैं शुरू करता हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है अपने को। यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है, तो ग्राम के लिए मैंने बताया था वेट इन ग्राम बाय मॉलिकुलर वेट अप मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है, 34.2। और एल्युमिनियम सल्फेट का जो मॉलिकुलर वेट होता है बच्चों 342 होता है। ये सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका एन फैक्टर जिसका मॉलिकुलर वेट लोगों को याद हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे, आपको भी याद हो जाएगा। और एन फैक्टर कितना होगा, तो एल्युमिनियम के हो जाते हैं कितने, 3, तो 3 2 6। एल्युमिनियम के चार्ज होते हैं 3, 3 2 6। और ऐसे भी देख लो यहाँ पे 3 है ना। तो सल्फेट का 2 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है, यहाँ दिख रहा है। मैंने बताया था हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला में, ये सारी चीज़ सिखाया था मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 0.6 ग्राम इक्विवेलेंट, 0.6 ग्राम इक्विवेलेंट है ना बच्चों। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन बी। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 मोल के टर्म में दिया हुआ है, तो हम लोगों को पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है मोल के टर्म में, तो एन फैक्टर इंटू मोल। तो एन फैक्टर कितना है बच्चों, तो एन फैक्टर निकालो। दिस इज पोटासिलम K2SO4 L2SO4.24H2O, और इसको हम लोग निकालें एन फैक्टर। तो पोटेशियम का 1 इंटू 2, एल्युमिनियम का 3 इंटू 6, 6 to 8। और इस तरह के कंपाउंड्स का मैंने एन फैक्टर निकालना सिखाया हुआ है तुम लोगों को, जब मैंने पढ़ाया था इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड्स और रेडिकल्स। तो ये हो गए 8 मल्टीप्लाइड बाय, इसके मोल कितने हो गए 1.5। तो 8 इंटू 1.5 दैट इज 12 ग्राम इक्विवेलेंट। तीसरा देख लें, दिस इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मुझे सब मॉलिक्यूल्स दे दिया है ना। तो मॉलिक्यूल से
अब मॉलिक्यूल्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो एक काम करते हैं, मॉलिक्यूल से मोल निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो इसी फॉर्मूला पे काम करेंगे, n फैक्टर इनटू मोल, और मोल के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो Na2SO4 सोडियम का Na होता है, तो +1 इंटू 2 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया हुआ है बच्चों, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो दिस गॉन बाय 2, दिस बाय 2, और यहाँ हो गए 0.1। तो दिस इज 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। सो इजी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाले थे। पीछे हम लोगों ने देखा था थर्ड नंबर में किस तरह से मिल इक्विवेलेंट निकाला था। ठीक है, दोनों टर्म्स फैमिलियर होने चाहिए, दोनों टर्म्स से, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब आज के आखिरी क्वेश्चंस पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है, 56 cc ऑफ O2 एट STP रिएक्ट्स विथ 20.2 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट। कहता है O2 का रिएक्शन हो रहा है भाई किसके साथ, किसी एलिमेंट के साथ, और ऑब्वियस है एलिमेंट ऑक्साइड का ही बनाएगा, एलिमेंट ऑक्साइड बन जाएगा, एलिमेंट ऑक्साइड बन जाएगा। कहता है व्हाट शुड बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट। तो इस मुझे इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का निकालना है, तो मुझे दोनों का वेट निकालना पड़ेगा, आपस में कितने से कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो गिवन डेटा लिख लो भाई, दिस इज 56 cc, और इक्विवेलेंट वेट कितना है बच्चों, सॉरी एलिमेंट का वेट कितना है बच्चों, दिस इज 0.2 ग्राम। अब दिस इज इन सीसी ना, एसटीपी पे सीसी पे दिया हुआ है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो, किसमें, मोल में कन्वर्ट करो, तो 56 बाय 12,400 इतना मोल हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दिस 56 इंटू 4 टाइम्स में 1/400 मोल। और इसको अगर हम लोग देखें इसका वेट कितना हो जाएगा, तो 1632, तो 32/400 इतना मोल आ जाएगा, सॉरी इतना ग्राम आ जाएगा। तो इतने ग्राम का रिएक्शन हो रहा है इतने ग्राम के साथ, तो मुझे निकालना है O2 है तो 8 के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग देख लें, तो 4 8 जा 32 और 0.08 हो जाएगा, 0.08 ग्राम किसका, O2 का। तो 0.08 ग्राम O2 का रिएक्ट हो रहा है किससे बच्चों, 0.2 ग्राम एलिमेंट से। तो अब यहाँ से रिलेशन निकालना काफ़ी आसान हो गया। तो कह सकते हैं 0.08 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 0.2 ग्राम एलिमेंट, है ना, या कंबाइंस विथ 0.2 ग्राम एलिमेंट। तो अपने को निकालना है 8 पार्ट के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा बच्चों, तो 0.2/0.08 इंटू 8 गॉन बाय दिस 8, दिस इज 20। तो दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। यहाँ पता चल रहा है 20 पार्ट ऑफ द एलिमेंट इज रिएक्टेड विथ 8 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन, सो दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 20। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द 10th क्वेश्चन। और इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देख लिए। आई थिंक आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस खुद से बनाए होंगे, ऑलमोस्ट आई थिंक बना ही दिए होंगे। आप लोग कितना बनाए ज़रूर कमेंट करें। आई थिंक आई वांट टू नो आप लोग कितना अटैम्प्ट सही से ले पा रहे हो और क्या दिक्कत हो रहा है अटैम्प्ट लेने में, ये भी डिस्कस करें। आफ्टर द वॉचिंग वीडियोज़, आफ्टर द वॉचिंग प्रीवियस वीडियोज़, ये जो भी इक्विवेलेंट वेट मैंने वीडियोज़ बनाया है और एक मोल कॉन्सेप्ट में जो मैंने पढ़ाया है, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट और ग्राम इक्विवेलेंट में जितने भी लेक्चर पढ़ाए हैं उसको करने के बाद आज जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उसमें किसी तरह की कोई भी किंतु परंतु वाली बात नहीं है बच्चों। और अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो आई थिंक आप जो नोट्स बनाए हैं उसको फिर से देखिए, और फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है ज़रूर कमेंट करें। आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो बच्चों आज के लिए रखते हैं इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।